बात खत्म हो गई। आगे सर, बिहार के युवाओं को रोजगार मिलेगा बिहार में? बिहार में और क्या करेंगे उसको लेकर जो 5 बातें हम लोग बता रहे हैं कि बिहार को पहला लक्ष्य ये है कि अगले 10 वर्ष में देश के 10 अग्रणी राज्यों में शामिल कराया जाए। और उस दिशा में जो 5 बातें हम लोग बता रहे हैं, पहली बात कि 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बेहतर विश्व स्तरीय शिक्षण की व्यवस्था की जाए, ताकि 10-15 साल से कम उम्र का कोई बच्चा आगे चलकर बिहार की व्यवस्था पर बोझ न बने। इसके लिए पूरा ब्लूप्रिंट दिया गया। ये भी मैंने बताया कि जब तक सरकारी व्यवस्था नहीं सुधरेगी, इसको भी ध्यान से सुन लीजिए, जब तक सरकारी स्कूलों की व्यवस्था हम लोग न सुधार पाए, क्योंकि एक दिन में तो सुधरेगा नहीं, 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल लग सकता है, तब तक यहाँ के लोगों को, खासकर गरीब जनता को, ये सुविधा जनसुराज की सरकार में होगी कि आप अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजिए और उसका रिएम्बर्समेंट, फीस का रिएम्बर्समेंट सरकार से लीजिए। दूसरी बात जो हम लोगों ने बताई, जो जनसुराज का सबसे बड़ा मुद्दा है, वो है पलायन रोकने का, कि 1 साल के अंदर मजबूरी में किया जाने वाला पलायन हर हाल में रोक दिया जाएगा, ताकि 5-7-10 हजार रुपए के लिए किसी को अपना घर परिवार छोड़कर बाहर न जाना पड़े। और इसका भी पूरा ब्लूप्रिंट मैंने बताया है कि पलायन रोकने के लिए सबसे पहले पूंजी का पलायन रोका जाएगा। जब पूंजी का पलायन रुकेगा तो बुद्धि का पलायन रुकेगा, और जब पूंजी और बुद्धि का पलायन रुकेगा तो श्रम का पलायन अपने आप रुक जाएगा। तीसरी बात जो बताई गई कि जनसुराज ये चाहता है, उस हम लोग का ये मानना है कि मनरेगा को कृषि से सीधे तौर पर जोड़ा जाए, ताकि लोग जो खेती करते हैं वो फूड ग्रेन की खेती छोड़कर, खाने वाली खेती छोड़कर कमाने वाली खेती की दिशा में जाएं। और जो लोग भी ये करेंगे उनको मनरेगा के तहत मजदूर फ्री दिए जाए। ये तीसरा एजेंडा है। चौथा एजेंडा जो है कि यहाँ पर घर घर में महिलाओं को, युवाओं को स्वरोजगार हो, इसके लिए सरकारी गारंटी पर उनको ऋण मिले और उस पर सिर्फ 4% ही सालाना ब्याज लगे। उसको 12%, 15%, 20%, 40% ब्याज न देना पड़े। ये जनसुराज की स्कीम है, यहाँ पर घर घर आमदनी बढ़ाने के लिए, रोजगार लाने के लिए। तो ये बातें हम लोग रोज कह रहे हैं, युवाओं के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, और सबसे अंतिम में वृद्धों के लिए कि 60 साल से ज्यादा उम्र के लोग, महिला और पुरुष दोनों, उनको जो अभी 400 रुपया पेंशन मिल रहा है, दिव्यांगों को, विधवाओं को और बुजुर्गों को जो 400 रुपया पेंशन मिल रहा है, जनसुराज कह रहा है कि दिसंबर 2025 से उनको 2000 रुपए का पेंशन मिलेगा। प्रधान जी, बिहार ब्यूरोक्रेसी को आप कैसे देखते हैं? बिहार के एक डिप्टी सीएम कह रहे फाइल मांगता था, पुल गिरने का फाइल ही मुझे नहीं देते। भाई तो ये तो डिप्टी सीएम ही बताएंगे, हम क्या बताएंगे। बिहार की ब्यूरोक्रेसी दूसरे राज्यों के ब्यूरोक्रेसी से कोई बहुत अलग नहीं है। ब्यूरोक्रेसी के ऊपर जनता के चुने हुए प्रतिनिधि विधायक मंत्री के तौर पर हैं, तो ये उन पर है कि वो ब्यूरोक्रेसी का इस्तेमाल कैसे करते हैं। जैसे हम लोगों ने देखा था लालू जी के राज में, सरकारी व्यवस्था तो यही थी, लेकिन अपराधी इतने हावी थे कि वो सब पर भारी थे। उसी तरह नीतीश कुमार जी के राज में अधिकारी इतने हावी हैं कि वो सब पर भारी हैं, वो विधायक पर भी भारी है, मंत्री और उप मुख्यमंत्री पर भी भारी है। हमेशा आप चुनाव लड़ाते रहे हैं, कल उपचुनाव में भी आपने कैंडिडेट दिया, क्या इस बार 2025 के विधानसभा चुनाव में आप भी चुनाव लड़ेंगे? या अगर पार्टी ने तय किया तो निश्चित तौर पर चुनाव लड़ेंगे, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर पार्टी ने तय किया कि चुनाव हमें व्यक्तिगत तौर पे नहीं लड़ना है, तो भी जनसुराज 243 सीट पर चुनाव लड़ना तय है, और उसकी घोषणा हम लोग पहले ही कर चुके हैं। अगर बहुमत नहीं आती है तो किसके साथ गठबंधन करेंगे? अगर कहाँ से लड़ेंगे? तो भैया जहां से पार्टी तय करेगी वहां से लड़ेंगे। अभी हमारे नाम से, चूंकि आप में से कुछ लोगों को पता होगा कि अभी जनसुराज में आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। जिसको चुनाव लड़ना है वो लोग आवेदन दे रहे हैं। तो मेरी ओर से, मेरे नाम से किसी ने राघोपुर से आवेदन दिया है,
लेकिन अभी एक तय नहीं हुआ है। पार्टी में अगर तय होगा तो लड़ेंगे। प्रशांत जी, अगर बहुमत नहीं आती है तो क्या किसी के साथ गठबंधन करेंगे या नहीं? मेरे भाई, जनसुराज चुनाव से पहले भी नहीं और बाद में भी नहीं और उसके बाद 2029 में भी नहीं। इसको ध्यान से सुन लीजिए। 2025 में भी 243 लड़ेंगे और चुनाव के बाद जितना भी सीट आए 2029 में भी 243 ही लड़ेंगे। एक सीट कम नहीं लड़ेंगे। तो गठबंधन का सवाल ही नहीं है, ना पहले ना बाद में। क्यों नहीं है? जब हम लोग व्यवस्था बदलने की बात कर रहे हैं, जब हम लोग दूसरे पार्टियों से अलग व्यवस्था की बात कर रहे हैं, तो किसी भी लेगेसी पार्टी के साथ अगर हम लोग जाएंगे तो फिर हमारी अपनी बात की क्रेडिबिलिटी नहीं रहेगी। इसीलिए हम लोग को 10 साल मेहनत करना मंजूर है, हारना मंजूर है, लेकिन किसी भी हालत में हम लोग गठबंधन नहीं करेंगे। जिस ईमानदारी और शुद्धता से इस प्रयास को शुरू किया है उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज न आज होगा, न इस चुनाव के समय होगा, न चुनाव के बाद होगा। कम से कम जब तक जनसुराज में हमारी कुछ ताकत है तब तक इसके बताए हुए सिद्धांतों पर, इसकी नीतियों पर, कार्यक्रमों में कोई चेंज होने का, कोई कॉम्प्रोमाइज होने का सवाल नहीं है। मैंने पहले भी कहा है, जब हम यहाँ पर पूर्वी चंपारण में आए थे तो इन इलाकों से हम गए हैं 10 आदमी 20 आदमी के साथ पैदल चले हैं। हमारे साथ तो आज बहुत सारे लोग हैं। उस समय तो 10 आदमी भी नहीं था। उस समय भी मैंने कहा है कि चाहे 10 बरस लग जाए, मैं जो बात कह रहा हूं इससे पीछे नहीं हटूंगा और आज उसी बात को दोहरा देता हूं। मैं यहाँ मंत्री विधायक बनने नहीं आया हूं। मुझे ऐसा लगता है कि बिहार के बच्चा होने के नाते, बिहार का लड़का होने के नाते मेरी ये जिम्मेवारी है कि जो भी भगवान ने मुझे बुद्धि शक्ति दी है, इस राज्य की स्थिति को, यहाँ के लोगों के जीवन को सुधारने के लिए मुझे कुछ करना चाहिए। मैं उस काम को अपनी शक्ति से, ईमानदारी से कर रहा हूँ। परिणाम क्या होगा इसकी चिंता किए बगैर कर रहा हूँ। रथ यात्रा आपने तो किया, लेकिन पैसा आता कहाँ से है? पैसा अभी तक 2.5 बरस हो गया, इनको यही नहीं पता चल रहा है कि पैसा आता कहाँ से। पूछते पूछते लोग थक गए, सुनते सुनते लोग थक गए। भाई पैसा कहाँ से आता है? आप तो लोग क्या करते हैं, पैसा कहाँ से आएगा? जब पढ़ाई लिखाई करोगे। पैसा इन्वेस्ट कर चुके हैं आप। सुनो तो भाई, आप काहे घबराए जा रहे हो? पैसा लक्ष्मी कहाँ से आती है? लक्ष्मी आती है सरस्वती से। अगर आपके पास बुद्धि होगा, सरस्वती की कृपा होगी तो लक्ष्मी आएंगी। तो जो हम काम करते हैं, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास पैसा कहाँ से आता है? वो रोगी देखता है, उसके बदले में उसको पैसा मिलता है। तो हमने जो 10 साल काम किया है, बुद्धि का खाते हैं, बुद्धि से सलाह देते हैं। जो सलाह देते हैं उसके बदले में फीस लेते हैं। उसी फीस का इस्तेमाल बिहार के बेहतरी के लिए, इस प्रयास के लिए कर रहे हैं। राजनीतिक पार्टियों के द्वारा मुफ्त राशन और अरे इतने लोग बैठे हैं, इन लोग से भी सवाल पूछिए। मुफ्त बिजली राशन को देने को लेकर जो है सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी आई है, उस पर आप क्या कहें? बिल्कुल हम उस टिप्पणी के समर्थन में नहीं हैं। वो सुप्रीम कोर्ट का अपना विचार है, हो सकता है। मेरी नजर में ये देश वेलफेयरिस्ट स्टेट है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, और सरकारी संसाधनों पर देश की जनता का, और जनता में जो पीछे छूट गए हैं लोग, उनका सबसे पहला अधिकार होना चाहिए। और जो लोग ये कह रहे हैं कि मुफ्त का अनाज या सरकार में जो पैसे गरीबों के लिए योजनाएं बनती हैं, वो कोई एहसान नहीं है। एक और बात आपको बता दें, कई लोगों को लगता है कि हम बहुत कम लोग टैक्स देता है और टैक्स पेयर का पैसा सरकार खर्च कर रही है गरीबों पर। ऐसी बात नहीं है। देश में रहने वाला कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो टैक्स नहीं दे रहा है। अगर आप नमक भी खरीदते हैं उस पर भी 18%, 5-10% टैक्स दे रहे हैं। तो जो गरीब आदमी है वो अपने इनकम का बड़ा प्रोपोर्शन टैक्स दे रहा है अमीर व्यक्ति के बजाय। तो ये भ्रम मत पालिए कि जो इनकम टैक्स देता है वही टैक्स दे रहा है। सरकार के रेवेन्यू का सबसे बड़ा जरिया है जीएसटी, और जीएसटी यहाँ पर जो भिखारी बैठा है रोड के किनारे वो भी पे कर रहा है, आप भी पे कर रहे हैं, हम भी पे कर रहे हैं। तो ये बहुत एलिटिस्ट व्यू है कि बस 1-2 करोड़ लोग टैक्स दे रहे हैं और पूरा देश का जनता बैठ के खा रहा है। ऐसी बात नहीं है। 2 लाख करोड़ रुपया हर महीने जीएसटी कलेक्ट होता है। वो कलेक्ट होता है जो आप और हम पैसा रोज गमछा खरीद रहे हैं, कपड़ा खरीद रहे हैं, खाना खा रहे हैं, सब्जी ले रहे हैं, जिस पर टैक्स लगता है। तो हर देश का हर नागरिक टैक्स दे रहा है, और टैक्स से जमा हुए पैसे पर
हर नागरिक का अधिकार है, और खासकर जो गरीब और पीछे रह गए लोग हैं उनका अधिकार ज्यादा है। डोमिसाइल का जो मुद्दा है वो मुद्दा यहाँ होना ही नहीं चाहिए। ये नीतीश कुमार की प्रधानमंत्री बनने के फितूर की वजह से मुद्दा है, क्योंकि देश के ज्यादातर राज्यों में ये प्रावधान है कि वहाँ के लोकल विद्यार्थियों को, युवाओं को नौकरियों में वरीयता मिलती है। लेकिन चूंकि नीतीश कुमार जी के दिमाग में पिछले 5, 7, 10 सालों में अलग अलग समय में प्रधानमंत्री बनने का भूत सवार रहा है, तो इनके दिमाग में ऐसा रहा है कि दूसरे राज्यों के बच्चे अगर आकर बिहार में नौकरी पाएंगे तो उन राज्यों में इनकी ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी। यही कारण है कि बिहार का बच्चा बाहर जाकर मजदूरी कर रहा है, और गलत डोमिसाइल नीति की वजह से बाहर के लोग आकर बिहार में टीचर बन रहे हैं, नौकरी पा रहे हैं। तो बिल्कुल हम लोग अभी की डोमिसाइल नीति के विरोध में हैं। बिहार के बच्चों, जनसुराज की अगर सरकार बनेगी तो 2/3 सरकारी नौकरी बिहार के बच्चों के लिए रिजर्व की जाएगी, क्योंकि सबसे ज्यादा नौकरी की जरूरत बिहार के बच्चों की है। हम लोग अपने घर की जब चिंता नहीं करेंगे तो हम कर्नाटक के बच्चे को लाकर यहाँ कैसे दे पाएंगे? हम लोग के बच्चे पंजाब में, हरियाणा में, गुजरात में जाकर मजदूरी कर रहे हैं, और गुजरात के बच्चे आकर मोतिहारी में टीचर बन रहे हैं या नौकरी पा रहे हैं। ये तो सरासर गलत है। सर, आप बोलते हैं कि बेतिया राज की जमीन को हम रोकेंगे। बेतिया राज की जमीन में चर्चा किया था। बेतिया राज की जमीन को लेकर अभी हम लोग की पार्टी में चर्चा चल रही है। कई साथी बैठे हैं, और हम लोग ऐसा मानते हैं कि अधिग्रहण जो है ये पूरी तरह से गैर कानूनी है, और इस पर किस तरह से लोगों के साथ खड़ा होना है, दोनों चंपारण के लोगों को इकट्ठा करके, जो लोग प्रभावित हैं, क्योंकि करीब 1 लाख एकड़ जमीन जिसका सेटलमेंट ऑलमोस्ट 1950 में ही कर दिया गया, जिसका रसीद कट गया, रजिस्टर 2 में नाम चला गया, अब उसको वापस से सरकार अधिग्रहित नहीं कर सकती है। लीगली भी हम लोग इसको एग्जामिन करा रहे हैं, लेकिन हम लोग को ऐसा लगता है कि ये जो सरकार अध्यादेश लेकर आई है, जो कानून सरकार ने बनाया है, ये बिल्कुल गलत है। न ये समाज के स्तर पर टिकेगा, न कोर्ट में टिकेगा, और जनसुराज अपनी पूरी ताकत से उन लोगों के साथ खड़ा होगा जो इससे प्रभावित है। करीब चंपारण में 50% से ज्यादा लोग, इंक्लूडिंग मोतिहारी में जो लोग बसे हुए हैं, ये सब 70%, अब हमारे पास एकदम आंकड़ा नहीं है, लेकिन 50% से ज्यादा लोग इससे प्रभावित हैं, और जनसुराज आपके साथ खड़ा है। हम लोग इस पर एक बड़ा कार्यक्रम भी अभी शुरू करने वाले हैं, अप्रैल में चर्चा चल रही है। ये बिल्कुल गलत है, लेकिन ये सिर्फ बेतिया राज की जमीन का मामला नहीं है। सरकारी गर्मजरुआ और गर्मजरुआ खास, इसको लेकर सरकार की जो गलत नीति है, उसकी वजह से बहुत सारे परिवार अक्रॉस बिहार, उनके पास जमीन तो है, लेकिन उस जमीन का रियल मालिकाना हक उनके पास नहीं है। वो जमीन बेच नहीं सकते हैं, उस पर लोन नहीं ले सकते हैं। अगर लार्जर परिप्रेक्ष्य में देखें तो जनसुराज कह रहा है कि बिहार में बड़े स्तर पर भूमि सुधार की जरूरत है। अभी आप देख रहे हैं जमीन का सर्वे हो रहा है, घर घर में लड़ाई झगड़ा लगाया जा रहा है, घर में हर घर से 2000, 5000, 10,000, 20,000 की वसूली हो रही है। और ये जो वंशावली बनाने का सरकार ने नियम बनाया, पहले सरपंचों को दिया, फिर अधिकारियों को दिया, अभी सेल्फ डिक्लेरेशन कर दिया है। और कई लोग पैसा लेकर अपने बहन का, अपने फुआ का जो वंशावली गलत बनाकर दे रहे हैं, उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि 1-2 साल के बाद ये सारी जमीन डिस्प्यूटेड हो जाएगी, कोई केस कर देगा। इसलिए यहाँ भूमि सर्वेक्षण रुकना चाहिए, भूमि सुधार होना चाहिए, और इस तरह की अधिनियम बनाकर, कानून बनाकर जो पहले से सेटल जमीन है उस पर सरकार कब्जा करना चाहती है, लोगों का जमीन छीनना चाहती है, तो सरासर गलत है। जमीन में सबसे बड़ी लिटिगेंट यहाँ बिहार सरकार ही है। कई लोग, आप लोगों ने कभी पूछा नहीं है, यहाँ पत्रकार लोग बैठे इतना सवाल पूछ रहे हैं, किसी मिनिस्टर से आपने नहीं पूछा कि 10 बरस विनोबा भावे यहाँ पैदल चले, भूदान आंदोलन हुआ, लाखों एकड़ जमीन लोगों ने दान में दिया, वो जमीन आज किसके पास है? वो जमीन किसके पास है? किसी के पास नहीं पता है कि लाखों एकड़ जमीन जो लोगों ने भूदान में दिया, उसका मालिकाना हक आज किसके पास है? किसी को पट्टा दे दिया, जिसको पट्टा दिया उसको कब्जा नहीं दिया, जिसको कब्जा है उसके पास पट्टा नहीं है, जिसके पास दोनों नहीं है उस जमीन का मालिकाना हक उसके पास नहीं है, तो उस जमीन की प्रोडक्टिविटी कुछ नहीं है। इसीलिए जनसुराज के एजेंडे में भूमि सुधार, कॉम्प्रिहेंसिव भूमि सुधार लागू करना बिल्कुल टॉप एजेंडे में है।
कौन एंट्री कर रहा है? निशांत कुमार। देखिए, जो मेरा अपना एक व्यक्तिगत रूल है कि जो व्यक्ति राजनीति में नहीं है मैं उस पर टीका टिप्पणी नहीं करता हूँ। लालू जी के 9 बच्चे हैं, लेकिन उनके उन बच्चों पर मैं टिप्पणी नहीं करता हूँ जो राजनीति में नहीं है। नीतीश जी राजनीति में हैं, टीका टिप्पणी उन पर हो सकती है, उनके कामकाज पर हो सकती है, सरकार पर हो सकती है, सरकार की नीतियों पर हो सकती है। उनके परिवारजनों पर जो राजनीति में नहीं है उस पर मैं टिप्पणी नहीं करता हूँ। आप पत्रकार हैं, आपका विशेषाधिकार है, आपको जो कहना है कहिए, मुझे कुछ उस पर टिप्पणी नहीं करना।